Define proposal and acceptance and explains their essentials. Also describe the different rules regarding the proposal and acceptance under the Indian contract law. इस क्वेश्चन में हम प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल. प्रपोजल होता क्या है? प्रपोजल इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज. प्रपोजल दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट होता है. इनफैक्ट द प्रपोजल ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज सिनोनिमस ऑफ द टर्म ऑफर ऑफ द इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2A के अंदर जो ऑफर है उसका ही सिनोनिम्स प्रपोजल को कहा जाता है. प्रपोजल की डेफिनेशंस क्या है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or existence, he is said to make a proposal. जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा, विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर कर देता है कि कुछ करने या ना करने के लिए, तो वो प्रपोजल होता है. The term of proposal analyzed. On the basis of the analysis of the above definition of proposal, we find the following three essentials of it. इसके three essentials हैं. पहला essential क्या है? There must be the expression of willingness by one person to another. सबसे important essential इसका है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को expression willingness, अपनी इच्छा जाहिर करे प्रपोज करने के लिए. The definition of proposal begins with the word when one person signifies to another. That is to say, a proposal must be communicated. In other words, communicated यानी communication के through होना चाहिए. In other words, यानी written या फिर oral. In other words, the definition of proposal presupposes two persons when one who expresses his desire, अपनी इच्छा, called the proposer. जो अपनी इच्छा express करता है उसको प्रपोजर कहते हैं और ऑफरर भी कह सकते हैं. एंड द पर्सन टू हुम डिजायर इज बीइंग एक्सप्रेस्ड कॉल्ड प्रपोजी और ऑफरी. Thus, the expression of willingness must be made by the proposer to the proposee and not by the proposer to himself only. No one can make a proposal with oneself hence. At least टू पर्सनस आर नेसेसरी. टू पर्सनस जरूरी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट का प्रपोजल के लिए फॉर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड प्रपोजल. इट मस्ट ऑल्सो बी borne in mind that when a proposal is accepted, the proposer is called the promiser. But in contrast to this, the proposee or offeree is always called the promisee, whether the offeree is accepted or not. ये proposal is accepted. The proposer is called the promiser. जो proposer होता है proposal accept करते वक्त वो promiser कहा जाता है और दूसरी पार्टी proposee होती है जिसको ऑफरी भी कह सकते हैं. सेकंड एसेंशियल इसका है the expression of willingness must be made either to do or not to do something. सेकंड एसेंशियल है कि हम इस तरह की इच्छा होनी चाहिए, विलिंगनेस इच्छा कि कुछ करने या ना करने के लिए. This point indicates that the proposal must be made by the proposer in both the form, that is, in negative as well as in positive. यानी वो कुछ ना करने और as well as in positive कुछ करने. That is to say, it must be made by a person regarding the doing of a particular act called positive proposal. अगर वो कुछ करते हैं मतलब कुछ करने काम करने के लिए प्रपोजल होता है तो उसे पॉजिटिव प्रपोजल कहते हैं. और नॉट डूइंग ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट कॉल्ड नेगेटिव प्रपोजल. अगर कुछ ना करने के लिए प्रपोजल होता है तो उसे नेगेटिव प्रपोजल कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ए मे ऑफर टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल टू प्रोवाइड प्राइवेसी और नॉट टू कंस्ट्रक्ट द सेम सो दैट फ्री पैसेज ऑफ लाइट एंड एयर मे नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड. ए में एक ऑफर देता है दीवार खड़ी करने के लिए, प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए, और नॉट टू कंस्ट्रक्ट द सेम इसी का ही प्रपोजल अगर वो नेगेटिव करना चाहे तो वो नहीं करने के लिए करेगा कि वो दीवार नहीं खड़ी करने के लिए प्रपोजल करेगा जिससे कि रास्ता खुला रह सके लाइट के लिए और एयर के लिए. थर्ड एसेंशियल है द एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अनदर टू दैट एक्ट और एब्सिस्टेंस. यानी द एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, इच्छा जाहिर करने का
जो एक्सप्रेशन है मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ अनदर टू दैट एक्ट और एब्सिस्टेंस, यानी किसी एक्ट को करने के लिए दूसरे की इच्छा जाहिर करना। द प्रपोजल ऑफ ऑफर और ऑफर मस्ट बी मेड आइदर टू डू और नॉट टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग एग्रीड टू। Thus, if one person informs another that he is willing to do a particular act, this may be a treat or a mere statement of fact about himself. For example, A says to B that he is willing to die for his country. एग्जाम्पल पे हम कह सकते हैं कि ए कहता है बी से कि वो इच्छा जाहिर करता है कि वो अपनी कंट्री के लिए मर जाए। इट इज़ नॉट एन ऑफर, ये ऑफर नहीं है, अनलेस इट इज़ मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ बी, जब तक कि ये बी की एसेंट यानी उसकी इच्छा को ना मिल जाए। ऑन द अदर हैंड, इफ अगर दूसरी तरफ अगर ए सेज टू बी दैट ही इज़ विलिंग टू मैरी बी, कि ए से बी से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, इट इज़ अ प्रपोजल, ये प्रपोजल है, बिकॉज इट इज़ मेड विद द इंटेंशन दैट बी मस्ट बी गिव हिज एसेंट देयर टू, क्योंकि बी इसके अंदर अपनी इच्छा दे सकता है, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी, तो ये दोनों तरफ से हो सकता है, तो इसलिए प्रपोजल होगा। इन अदर वर्ड वी कैन सी दैट एन ऑफर इज अ कंडीशनल प्रॉमिस। द पर्सन हु मेक्स अ प्रपोजल कंडीशनली promises that he will fulfill his promise provided his proposal is accepted. If no such condition is there, there can be no proposal. It can only be a statement. अगर दूसरी तरफ से प्रपोजल एक व्यक्ति ने दूसरे को प्रपोजल दिया, दूसरे ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि वो उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं, अगर वो दूसरी तरफ से इच्छा जाहिर नहीं होती तो वो एक सिंपल एक स्टेटमेंट है, प्रपोजल नहीं है। इट कैन ओनली बी अ स्टेटमेंट ऑफ वन इंटेंशन विच कैन गिव राइज टू अ लीगल कॉन्सिक्वेंस। दस अ कैजुअल इंक्वायरी does not constitute an offer. Essentials of a proposal on the basis of the definition of a proposal as given under section 2A. ये सेक्शन जरूर याद रखें जिससे कि एग्जाम में आपको मार्क्स गिन अप हो सके। एंड द केस लॉ ऑफ द ऑन द पॉइंट अ वैलिड प्रपोजल मस्ट कंटेन द फॉलोइंग एसेंशियल्स। ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। An offer in order to constitute a contract must be intended to create and be capable of creating legal relations. Merely social or moral relations not intended to have a money value will not constitute legal obligations. An offer in order to constitute a contract, यानी एक offer constitute contract करते वक्त must be intended to create and be capable of creating legal relations. Must be intended to create यानी वो क्रिएट करना चाहिए और कैपेबल होना चाहिए लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने के लिए। मेयरली यानी सोशल और मॉरल रिलेशन इंटेंटेड नहीं होते टू हैव मनी वैल्यू के लिए। विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं क्रिएट करते, इसलिए वो प्रपोजल नहीं होंगे, यानी सोशल वैल्यूज नहीं होंगी। इसके केस लॉज हैं कालकाई हल्दर वर्सेस शेख और बैल्फोर एंड बैल्फर वर्सेस बैल्फर। इन केस ए इनवाइटेड बी टू डिनर, ए ने बी को इनवाइट किया डिनर के लिए। ऑन बीज फेलिंग टू अटेंड, ए स्यूड बी के अटेंड ना करने के कारण ए ने बी को सू कर दिया कोर्ट के अंदर फॉर द प्राइस ऑफ अनकंज्यूम्ड फूड, यानी जो उसके लिए उन्होंने डिनर बनाया था उसको वेस्ट होने के कारण। द कोर्ट हेल्ड दैट एज सूट मस्ट बी डिसमिस्ड बिकॉज एन इन्विटेशन टू डिनर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर, क्योंकि कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया क्योंकि ये एक इन्विटेशन था। ए ने बी को इनवाइट किया था, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं दी थी। सेकंड केस लॉस भी इस तरह से ही है। इन केस ए कैरिंग ऑन बिजनेस in Ceylon promises B, his wife living in England, to pay her monthly allowances so long as she cannot come over to Ceylon for reasons of health. B cannot enforce the obligation because from the nature of the contract it appears that no intention existed to give rise to a legal obligation. In this case, Lord Atkin observed there are agreements between the parties which do not result in contracts.
within the meaning of that term in our law. The ordinary example is where two parties agree to take a walk together, or where there is an offer and acceptance of hospitality. They are not contracts because parties did not intended that they shall be attended by legal consequences. Thus, in the case of agreements of a friendly, social, and or domestic nature, there is a strong presumption that the parties do not intend to create legal relationships. यानी जो agreements friendly, social और domestic nature के होते हैं, उसमें ये presumption, strong presumption होती है कि वो create नहीं कर सकते, did not intend to create legal relationship. On the other hand, there is a strong presumption that business agreements are intended to create legal relations, जबकि जो business agreements होते हैं वो are intended to create legal relationships create करते हैं. Although this presumption can also be rebutted by showing a clause in the contract that the agreement will not be subject to legal jurisdictions. Thus, even in the case of business agreements, parties are free to insert any legal terms in their agreements, and they can agree that the breach of either party will not give rise to legal rights. Thus, the criteria of determining as to whether the parties intended to create legal relations or not is whether a reasonable man would consider that the promisor intended to bind himself legally. In case the parties make it clear that they do not intended to bind themselves legally, then also the agreement between them will not constitute as a contract. Second essential है, mere statement of one's intention is not sufficient to constitute an offer. यानी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त दो पार्टीज होती हैं, इसमें एक पार्टी की ही केवल इंटेंशन जरूरी नहीं, दोनों पार्टी की इंटेंशंस जरूरी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त. ऑर्डिनरी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से एज टू वेदर पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज एन ऑफर और नॉट. ये बड़ा मुश्किल है कहना कि कोई स्टेटमेंट ऑफर है या नहीं है. मैनी स्टेटमेंट्स विच अपीयर टू बी ऑफर आर नॉट एन ऑफर and do not give rise to legal rights and obligations. Most of them are simply invitations to offer. ज़्यादातर इन simple invitations होती हैं, offer नहीं होती. It is the court alone which can decide on the basis of the facts of a particular case whether a statement was an offer or not. केवल कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है कि ये एक इन्विटेशन है या ये एक ऑफर स्टेटमेंट है या ये एक ऑफर है. Mere expression of one's intention is not sufficient to constitute binding promises, even though in fact it is in fact a particular statement of a mere expression of one's intention is not sufficient to consider binding promise, even though acted upon the party upon by the party to whom it is made. केवल मेयर एक्सप्रेशन, केवल खाली एक एक्सप्रेशन किसी की इंटेंशन, केवल उसकी इच्छा को जरूरी नहीं होता कि वो एक बाइंडिंग प्रॉमिस क्रिएट करे बाय द पार्टीज के थ्रू. एग्जाम्पल इसके अंदर है वीक्स वर्सेस टैबलाइड. थर्ड एसेंशियल है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. ऑफर जो भी दिया जाएगा वो कम्युनिकेशन के थ्रू दिया जाएगा ऑफरी को. इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट देयर इज एन ऑफर टिल इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, एज अदरवाइज ही कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इट. Being completely unaware of it, the definition of offer lays stress upon the requirements that willingness to make a offer should be signified. In the traditional language of the law, contract signified means that the offer should be communicated to the offeree. सिंपल इसमें यही कहा है कि ऑफर देते वक्त कम्युनिकेशन जरूरी है. The process of making an offer is completely only by the act of communicating it. Thus, if A writes a letter to B offering to sell his house for 10 lakh but keep it in his pocket and never post it to B. A ने एक लेटर राइट किया B को ऑफर करने के लिए टू सेल हिज हाउस, कि वो अपना घर बेच रहा है 10 लाख रुपए में, बट लेकिन उसने उसको पोस्ट नहीं किया, उसको अपनी पॉकेट में रख लिया. इट इज़ नॉट एन ऑफर एंड B कैन नॉट नेवर एक्सेप्ट इट. क्योंकि ये जब बी को मिला ही नहीं ये लेटर तो वो उसने एक्सेप्ट ही नहीं करा. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट द पर्सन मस्ट बी नॉलेज ऑफ द ऑफर एट द टाइम ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस.
जब आप दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये ऑफर हो रहा है या नहीं. डूइंग एनीथिंग इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर कैन नेवर बी ट्रीटेड एज इट्स acceptance. A offers by an advertisement a reward of 100 rupees to anyone who return his lost dog. B find the lost dog and return it to A without having any knowledge of reward advertised. B is not entitled to claim the rewards. ए ने एक ऑफर दिया एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि वो 100 रुपये का नाम देगा जो उसके खोए हुए कुत्ते को ढूंढ कर लाए. बी ने वो कुत्ता, खोया हुआ कुत्ता ढूंढ कर ए को ला दिया, लेकिन इसको नॉलेज नहीं थी कि ए ने इस तरह का कोई ऑफर निकाला हुआ है कि उसके ऊपर 100 रुपये का वो रिवॉर्ड देगा. तो बी एंटाइटल नहीं है केस करने के लिए कि वो उस रिवार्ड को दे, क्योंकि बी को नॉलेज ही नहीं थी उस ऑफर की, यानी कम्युनिकेशन नहीं हुआ. फोर्थ पॉइंट है, इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट द सेम थिंग एज ऑफर इटसेल्फ. द ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर आर नॉट द सेम थिंग. एक ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर वो सेम थिंग नहीं है, but they are quite two different terms. In case of an invitation to offer, there is no intention on the part of the person sending out the invitation to obtain the assent of the other person to such invitation. His object is merely to circulate information that he is willing to deal with anybody who on such information is willing to open negotiations with him. Such invitation to offer are therefore not offers and do not become promise, but their acceptance. In other words, when a party without expressing his final desire proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer but only invites the other party to make an offer on these terms. This is the basic difference between an offer and an invitation to receive an offer. बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर वो अपना आप में सेम थिंग नहीं है. इसका केस लो है हार्वे वर्सेस फेसी. प्रीवी काउंसिल एक्सप्लेन दिस डिस्टिंक्शन अर्लियर. द फैक्ट्स ऑफ द केस वर द प्लेंटिफ टेलीग्राफ्ड टू डिफेंडेंट्स राइटिंग विलिंग यू सेल अस बम्पर हॉल पेन टेलीग्राफ्स lost cash price. The defendants also replied. Case loss तो अजीब सही है कुछ. आगे 6th point. 4th 5th. Offer must be certain. Offer certain होना चाहिए. An offer must be certain and definite. Its terms should not be so vague so as to prevent a contract being formed. Thus, where A says to B, I will give you something if you marry C, यानी डेफिनेट होना चाहिए कि 100 रुपये 200 रुपये 1000 रुपये या मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा या कुछ अदर थिंग. डेफिनेट होना चाहिए कि ऑफर उसमें कंसिडरेशन क्या होगा. ये नहीं है कि समथिंग. ए ने बी को कहा आई विल गिव यू समथिंग, मैं आपको कुछ दूंगा अगर आप शादी कर लें सी से, तो यानी ये ऑफर नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसमें डेफिनेट नहीं है कि वो देगा क्या. This cannot be called an offer because the thing to be given in is not certain. In this connection, as section 29 clearly says that the agreement, the meaning of which is uncertain or are not capable of being made certain, are void. यानी जो agreements says that the agreements वो agreements the meaning of which जिनका meaning uncertain यानी कुछ ना हो, certain ना हो और capable ना हो सर्टेन करने के लिए, तो वो वॉइड होंगे. एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल. ए ने बी से को सेल कर एग्री हो गया सेल करने के लिए 100 टन्स ऑफ ऑयल. देर इज नथिंग वॉट एवर टू शो एज टू वॉट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड, हेंस द एग्रीमेंट इज वॉइड अनसर्टेनिटी. इसके अंदर ऑयल की बात हुई है, किस तरह का ऑयल की बात हुई ये नहीं बताया गया, सर्टेन नहीं है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट void होगा. 6th point, offer must be made in the form of request, not an order. ऑफर एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में होना चाहिए, ऑर्डर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट अ प्रपोजर कैन नॉट मेक एन ऑफर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर सो एज टू कंपेल द ऑफरी to reply to his offer
rather he must make a request to this effect. In other words, the proposer cannot impose on the promisee the burden of expressly refusing the offer by saying that he will assume acceptance if he receives no answer within a prescribed time. The proposer has the right to present the manner in which the proposal may be accepted, but not the manner in which it may be refused. That is to say, a person cannot say that if a week of acceptance is not communicated, the offer would be considered as accepted. इसमें बेसिकली ये कहा गया कि ये नहीं कहा जा सकता, दैट इज टू से अ पर्सन कैन नॉट से, यानी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अगर आपने एक वीक के अंदर ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा तो ये माना जाएगा कि ऑफर वुड बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेड, कि ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया। यानी टाइम के लिए ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके ऊपर बाउंडेशन लगा दें कि अगर आपने नहीं इसको रिप्लाई किया तो ये ऑफर एक्सेप्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यानी रिक्वेस्ट की फॉर्म में होना चाहिए। इनफैक्ट नो ड्यूटी इज कास्ट बाय द लॉ अपॉन अ पर्सन टू whom an offer is made to reply to that offer. The illustrative case on this subject, Feldhaus versus Bindley, 1862, which may be studied under the heading of mental acceptance is no acceptance. यानी इसमें बेसिक इस केस के अंदर ये कहा गया है mental acceptance is no acceptance, यानी मन के अंदर अगर आपने किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। Offer must be express or implied. Offer are two kinds, express or implied. When offer is made in by words, written or oral, it is called express offer. यानी अगर कोई ऑफर वर्ड से, बोलने से, लिखने से या फिर वैसे ही ऑरली का एक्सप्रेस किया जाए तो उसे एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं। Implied offer किसी को, on the other hand, when an offer is expressed neither in words, written or oral but by way of conduct only, it is called implied offers. यानी कोई दूसरी तरह का implied offer किसको कहेंगे कि अगर कोई ऑफर एक्सप्रेस किया जाए ना तो वो वर्ड्स के थ्रू हो, ना रिटन हो, ना ओरल हो, किसी काम को करके हो, उसे implied offer कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रैम वे कंपनी runs trams on a particular route. This is an implied offer by the company to carry intending passengers over the route at the scheduled fares. यानी अगर कोई कंपनी एक रूट पे अपने ट्रांस चलाती है तो ये एक तरीके से ऑफर माना जाएगा कुछ कंडक्ट करके, यानी कि वो परमानेंट किसी ट्राम पे रूटीन पे अपने रूट पे अपने ट्रांस चला रही है, तो यानी वो उसने ऑफर का एक्सेप्ट कर रखा है कि जिससे कि आप उस ट्राम्स की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकें। 8th point, offer must be may be specific or general. Offer may be further divided into two heads, specific and general. Specific offer, when an offer is made to a specific person or to a group of specific person, it is called specific offer. यानी कोई ऑफर अगर स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप के साथ, स्पेसिफिक पर्सन्स के ग्रुप के साथ किया जाए तो उसे स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। ही मेक्स एन ऑफर टू सेल हिज जेड हॉर्स फॉर 1000, इट इज एन स्पेसिफिक ऑफर। टू बी हु कैन अलोन एक्सेप्ट इट, यानी बी के साथ एक ऑफर हुआ कि जो वो जेड नाम का जो हॉर्स 1000 रुपये में बेचना चाहता है, तो ये एक स्पेसिफिक ऑफर हुआ। जनरल ऑफर, व्हेन एन ऑफर इज मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज, यानी कोई वर्ल्ड लेवल यानी कि एक मास पब्लिक के अंदर अगर कोई ऑफर दिया जाए तो उसे जनरल ऑफर कहेंगे। दस वेयर ए ऑफर्स अ रिवार्ड ऑफ 100 रुपीज़ बाई वे ऑफ एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर, यानी कोई एडवर्टाइजमेंट अगर हम न्यूज़पेपर में निकालते हैं कोई रिवॉर्ड के लिए 100 रुपीज़ वगैरह के फॉर के, तो उसे जनरल ऑफर कहेंगे। 9th पॉइंट, ऑफर मे बी ए पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑफर एक पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। When an offer is regarding the doing of a particular act, it is called a positive offer. अगर when an offer regarding the doing of particular, किसी पर्टिकुलर एक्ट को करने से, रिगार्डिंग किसी ऑफर के किसी पर्टिकुलर एक्ट को करने से वो पॉजिटिव ऑफर होता है। इन कंट्रास्ट किसी ऑफर के किसी काम को ना करने से, नॉट डूइंग द पर्टिकुलर, किसी काम पर्टिकुलर काम को ना करने से, इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव ऑफर होता है, यानी उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर्स टू पे 500 रुपये PM टू हिज वाइफ इफ़ शी डज नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अलाउंस, यानी एक ने ए ने ऑफर दिया PM को कि वो अपनी वाइफ वो टू हिज वाइफ की वो उसकी पत्नी को 500 रुपये दे अगर वो केस फाइल नहीं करती मेंटेनेंस अलाउंसेस के लिए, और अगर वो कर देती है तो वो
नहीं देगा, यानी पर्टिकुलर एक्ट ये हो गया कि केस फाइल करना है या नहीं करना, ये पर्टिकुलर एक्ट हो गया। 10th पॉइंट, ऑफर मे बी कंडीशनल और अनकंडीशनल। फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ हिज प्रपोजल और अ प्रपोजर मे imposes one or more conditions or may propose without any conditions also. For example, A says to B that if he becomes the member of tennis club, he will sell his racket. One or more condition may be proposed. Says to B that thus this is the conditional offer and this is इसमें सिंपल बेसिकली ये कहा गया है कि ए सेज बी से ए बी को कहता है कि इफ़ ही बिकम्स द मेंबर, अगर वो मेंबर बन जाता है टेनिस क्लब का, तो ही विल सेल हिज रैकेट, तो वो अपने रैकेट बेच देगा। दस दिस इज द कंडीशनल ऑफर, यानी कंडीशन हो गई कि अगर वो मेंबर बन जाता है टेनिस क्लब का तो वो अपने रैकेट बेच देगा। देयरफॉर कैन नॉट एक्सेप्टेड बाय बी अनलेस ही बिकम्स द मेंबर ऑफ द टेनिस क्लब। 11th पॉइंट, ऑफर मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस, यानी एक्सेप्टेंस होने से पहले ऑफर कभी भी मना हो सकता है। रिवोक यानी पे उसको कैंसिल किया जा सकता है, रिवोक माने कैंसिल करना। एन ऑफर मे बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर at any time so long it has been accepted by the offeree. The offerer may revoke the offer even if he has given the offeree specific time for the acceptance and he is not bound to wait till the time expires, because promise to keep an offer open for a certain length of time unless supported by considerations is nudum pactum and hence not enforceable in a court of law. वो ये कि इसमें एक्सेप्टेंस होने से पहले कभी भी ऑफर को रिवोक किया जा सकता है, यानी कैंसिल किया जा सकता है। इस कंडीशन को इसमें लिखा है कि बिकॉज द प्रॉमिस टू कीप एन ऑफर ओपन फॉर अ सर्टेन टाइम और अनलेस सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन इज, इसको न्यूडम पैक्टम कहते हैं। वैसे इसको न्यूडम पैक्ट है, हेंस नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, और ये एनफोर्सेबल नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं, ये वॉइड कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन स्टीवनसन वर्सेज MC लियोन 1880 का केस है ये। A offered to sell his house to B for a cash consideration of 25,000 giving 15 days times of acceptance, यानी A ने ऑफर करा B को अपना घर बेचने के लिए 25,000 रुपये में 15 दिन के टाइम पे। A revoked is his proposal even before the expiry of 15 दिन, यानी 15 दिन से पहले ही A ने अपना ऑफर वापस कर लिया, कैंसिल कर दिया। In a suit by B against A, it was held that A was entitled to revoke his offer before the expiry of 15 days as it was not supported by consideration. In a suit by B, जब B ने वो सूट किया अगेंस्ट A के, ये it was held that A was entitled, यानी A को ये अधिकार था कि वो अपना ऑफर रिवोक कर सके 15 दिन की एक्सपायरी से पहले। 12th point, a conditional offer must be communicated along with its all the terms. An offer may be conditional. ऑफर कंडीशनल हो सकता है, but before the acceptor can be bound by the conditions, they must be clearly communicated by to him. But if the conditions are clearly written and the proposer has done what was reasonably sufficient to give the acceptor notice of conditions, the acceptor cannot plead ignorance of the conditions on the ground that he did not know the content of the offer or that he did not know the language in which conditions was printed or that they were not explained to him. इसमें बेसिकली ये कहा गया कि कंडीशनल ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड अलॉन्ग विद इट्स ऑल द टर्म्स, यानी कभी भी कोई ऑफर किया जाता है तो उसको कम्युनिकेट करना चाहिए सारी टर्म्स बताकर, और सारी टर्म्स बताने के बाद अगर ऑफर एक्सेप्ट होता है तो वो ये नहीं कह सकता कि उसने इग्नोरेंस के कारण उसको, या लैंग्वेज की कमी के कारण कि उसको लैंग्वेज नहीं आती थी, इंग्लिश में था या हिंदी में था, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके वो ये नहीं कह सकता बाद में कि मैं इस ऑफर को जानता नहीं था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसको सारी कंडीशन बतानी चाहिए। जैसे इसमें केस लो है हेंडरसन वर्सेस स्टैनवनसन 1875 का केस है ये। इन दिस केस ए परचेज्ड अ टिकट फ्रॉम अ रेलवे कंपनी, ए ने एक रेलवे कंपनी से टिकट खरीदा। देयर वाज नथिंग ऑन द टिकट टू ड्रॉ हिज अटेंशन टू व्हाट वाज रिटन ऑन द बैक साइड पे क्या लिखा है उस टिकट के, फ्रंट साइड पे कुछ भी नहीं लिखा था कि आप उसको कन्वर्ट करके उसको PTO जैसे लिख देते हैं ना, प्लीज टर्न ओवर,
पिछली पिछली तरफ देखें. इट वॉज हेल्ड दैट ए वॉज नॉट बाउंड बाय द कंडीशन एज द बैक ऑफ द टिकट. यानी इस कंडीशन के लिए जब वो टिकट पे पीछे की तरफ नहीं देखने के लिए नहीं लिख रखा, तो इसके पीछे लिखी हुई कंडीशन के लिए ए बाउंड नहीं है. थर्ड पॉइंट, 13 पॉइंट, ऑफरर कैन नॉट इम्पोज अपॉन द ऑफरी एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्यूज. ऑफरर कैन नॉट इम्पोज अपॉन द ऑफरी एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्यूज. ऑफरर इम्पोज करने यानी दबाव नहीं डाल सकता ऑफरी पे एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्यूज, मना करने के लिए. इन Feldhaus versus Bentley. Similarly, in the offerer cannot impose upon the offeree an obligation to accept nor proclaim that silence of the offeree shall be deemed consent. A contract being the result of an offer made by one party and acceptance of the very offer by the other, acceptance of the offer and intimation of acceptance by some external manifestation which the law regards as sufficient is necessary. The Supreme Court further observed there must be intent to accept and some external manifestation of that intent by speech, writing or other act. And acceptance must be communicated to the offer unless he was waived such intimation or the course of negotiation implied an agreement to the contrary. इसमें बेसिकली यही कहा गया कि स्पीच और राइटिंग यानी बोलने से और लिखने से और किसी काम को करने से, एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट टू द ऑफर, यानी कोई भी ऑफर को कम्युनिकेट होना चाहिए. मेन लाइन है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर what is lighted match is to a train of gunpowder. In other words, gunpowder remains. It is an acceptance along with the conversion of definition of acceptance. यहाँ से acceptance की definitions आ गई. अब तक हमने proposal के बारे में पढ़ा था, अब acceptance के बारे में. एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन है सेक्शन 2B के अंदर. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस